हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, चाहे वो रेगुलर के हों या सोल के हों। जो भी स्टूडेंट हैं बीकॉम प्रोग्राम कोर्स में या ऑनर्स कोर्स में, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसका सिलेबस सभी के लिए सेम है। चाहे कोई रेगुलर का, सोल का, बीकॉम प्रोग्राम का या ऑनर्स का स्टूडेंट है, चारों के लिए सिलेबस सेम है। तो उसी के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ एक अपडेट लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब हम शुरू करने वाले हैं आपके इस सब्जेक्ट को, जिसके अंदर मैं आपको इस सब्जेक्ट की पांचों यूनिट में से जो जो कंटेंट आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया गया है, वो सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूँ काफी डिटेल में। पार्ट्स में वीडियो आएंगी, वीडियोस के कई सारे पार्ट्स आएंगे, यूनिट वाइज भी और चैप्टर वाइज भी। तो उन सभी को मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ, सारा कंटेंट कवर करवाऊंगा, जितना भी आपके सिलेबस के अंदर दिया है काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सारा, ठीक है। जो ये मैं कंटेंट कवर करवाने वाला हूँ, ये मैं अपनी खुद की जो बुक क्रिएट करी है उसमें से करवाने वाला हूँ। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ फॉर्म में ये बुक परचेज करने पर अवेलेबल मिलेगी, जिसके अंदर आपको जितना भी आपका रेलेवेंट कंटेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सारा कवर करा गया है। उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में से लिए गए हैं, वो सारे कवर करे गए हैं। उसके अलावा आपके 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसके अंदर कवर करे गए हैं। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मेरे को डीएम कीजिए, वहां पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो अब आपको एक-एक करके इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस मिलने वाली है। तो आप आज की इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें जिन लोगों के पास भी ये सब्जेक्ट है। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं सारी चीजों को डिटेल में। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में है हमारे पास यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है आपका एम्प्लॉय मेंटेनेंस, एंगेजमेंट एंड इमर्जिंग ओरिजन्स। ये आपकी यूनिट नंबर 5 की वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हमें ये यूनिट स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आपको कवर क्या क्या चीजें करनी है जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया गया है, आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। तो एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉय वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी एक्सक्लूडिंग लीगल प्रोविजन, employer relation, grievance handling and redressal, industrial dispute causes and settlement machinery, stress free environment, rejuvenation break and leisure activity, emerging origins, redundant manpower, EHRM, human resource information system, HR audit, emerging job opportunities, talent management, एम्प्लॉय बर्नआउट, वर्क लाइफ बैलेंस एंड वर्क फ्रॉम होम। इतनी चीजें आपको कवर करनी है जो आपके सिलेबस में दी गई हैं। ये यूनिट आपकी पांचों यूनिट में से सबसे बड़ी यूनिट रहने वाली है, तो इसकी वीडियोस भी हो सकता है 3 से 4 पार्ट तक में वीडियो इसकी बने। तो आ जाएगा इसका वीडियो का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 1, जिसमें हम इसे बिगिन करने वाले हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय हेल्थ क्या होती है। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। हेल्थ से हमारा क्या मतलब होता है, जब कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग है तो उसे हम हेल्दी कहेंगे, ना कि सिर्फ डिजीज का ना होना हेल्दी कहलाता है। इट इज आउटकम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड हिज एनवायरनमेंट। ये क्या होता है, एक आउटकम होता है इंडिविजुअल का और एनवायरनमेंट के बीच में जब इंटरेक्शन होती है तो उससे हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है। ही इज हेल्दी हु इज वेल एडजस्टेड। जो अच्छी तरीके से एडजस्टेबल होता है वो हेल्दी कहलाता है। वर्कर स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ देयर टाइम इन इंडस्ट्रियल सेटिंग। जो वर्कर्स होते हैं वो अपना ज्यादातर टाइम कहाँ, इंडस्ट्री में बिताते हैं। इन मैनी इंडस्ट्री वर्कर आर एक्सपोज टू वेरियस टाइप ऑफ हेल्थ हजार्ड। कई सारी ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जिसमें वर्कर्स की हेल्थ को कई सारे हजार्ड्स होते हैं। अनलेस द वर्किंग कंडीशन, लाइटनिंग, वेंटिलेशन, क्लीनलीनेस, टेम्परेचर, स्पेस एटसेट्रा प्रॉपर, वर्कर कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन वर्क। कई सारी चीजें होती हैं, सिर्फ हेल्थ के अलावा, वर्किंग कंडीशन के अलावा लाइटनिंग होगी, आपकी वेंटिलेशन होगी, क्लीनलीनेस होगी, टेम्परेचर हो गया, स्पेस हो गया, जो सारी चीजें वर्कर को प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करने से रोकती हैं। दस इंडस्ट्रियल हेल्थ इज इसेंशियल फॉर फॉलोइंग रीजन। इसलिए इंडस्ट्रियल हेल्थ की बहुत ज्यादा इसेंशियल है कुछ रीजन की वजह से। क्या क्या रीजन है, किस लिए अच्छी इंडस्ट्रियल हेल्थ जरूरी है। टू मेंटेन एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। अगर हमें वर्क की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है और इम्प्रूव करना है तो उसके लिए जरूरी है। नेक्स्ट, टू मिनिमाइज द एब्सेंटेनिज्म एंड लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर और एब्सेंटिज्म को कम करने के लिए जरूरी है। टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, इनडिसिप्लिन एंड एक्सीडेंट। इंडस्ट्रीज के अनरेस्ट को, इनडिसिप्लिन को और एक्सीडेंट को कम करने के लिए जरूरी है। टू इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड मोरल। एम्प्लॉय के मोटिवेशन और मोरल को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है। टू रिड्यूस स्पॉइलेज एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और स्पॉइलेज को कम करने के लिए जरूरी है। टू प्रिजर्व द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए भी इंडस्ट्रियल हेल्थ जरूरी है, एक अच्छी इंडस्ट्रियल हेल्थ।
वर्किंग कंडीशन अफेक्टिंग हेल्थ। अब ऐसी कौन कौन सी वर्किंग कंडीशन है जो कि हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले आता है आपका क्लीनलीनेस। तो हाइजीन इज एसेंशियल टू हेल्थ। अगर हेल्दी रहना है तो हाइजीन रहना जरूरी है। डस्ट शुड बी रिमूव डेली फ्रॉम वर्क प्लेस। तो इसके लिए वर्क प्लेस पर से डेली डस्ट रिमूव की जानी चाहिए। फर्नीचर पे से, स्टेयर केस पे से। प्रॉपरली क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड स्पीटून्स मस्ट बी प्रोवाइडेड एट कन्वीनियंट प्लेस। और प्रॉपरली क्लीन्ड और डिसइंफेक्टेड चीजें प्रोवाइड करवानी चाहिए कन्वीनियंट प्लेस पर, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर रहेगा आपका लाइटनिंग। तो एडिक्वेट एंड प्रॉपर लाइटनिंग इज एसेंशियल फॉर हायर एफिशिएंसी एंड गुड क्वालिटी ऑफ वर्क। अच्छी क्वालिटी के वर्क के लिए एडिक्वेट और प्रॉपर लाइटनिंग होना जरूरी है। पुअर लाइटनिंग ऑन अदर हैंड कॉज आई स्ट्रेन, मेंटल फैटिग्यू, एक्सीडेंट एंड स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल। अगर अच्छी लाइटनिंग नहीं होगी तो उससे क्या होता है, आई स्ट्रेन होगा, मेंटल फैटिग्यू होगी, एक्सीडेंट होगा और स्पॉइलेज हो जाएगा मटेरियल। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर एंड वेंटिलेशन। तो फ्लो ऑफ फ्रेश एयर एंड राइट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ। हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रेश एयर का होना जरूरी है, राइट टेम्परेचर और राइट ह्यूमिडिटी का होना जरूरी है। स्टेल एयर कॉज हेडेक टू वर्कर। अगर एयर ठंडी हवा नहीं होगी और सही हवा नहीं होगी तो उससे क्या होगा, वर्कर का हेडेक वगैरह होने लगता है। इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एम्प्लॉय फील टायर्ड एंड स्लीपी वेंटिलेटर। अगर जो क्लाइमेट है वो हॉट होगा, ह्यूमिड होगा तो वर्कर थका हुआ फील करेंगे और स्लीपी रहेंगे हरदम। फैंस, कूलर, हीटर, एयर कंडीशनर हैव टू मेंटेन राइट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो फैंस, कूलर्स, हीटर्स, एयर कंडीशनर, इन सारी चीजों का यूज करना चाहिए राइट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा फ्रीडम फ्रॉम नॉइज। तो टू मच नॉइज इनसाइड एंड आउटसाइड द वर्क प्लेस कॉज डिस्टर्बेंस। अगर बहुत ज्यादा नॉइज होगा वर्क प्लेस के अंदर भी और वर्क प्लेस के बाहर भी तो इससे क्या होगा, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। इट डज नॉट अलाउ वर्कर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्क एंड देयर एफिशिएंसी डिक्लाइन। इससे क्या होता है, वर्कर अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं और उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इंटरनल कॉज Internal noise occur due to conversation, movement of worker and machine, telephone calls, etc. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉइज कहाँ कहाँ से होता है, बाहर का तो हमें पता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, लेकिन इंटरनल नॉइज किस किस वजह से होता है, वर्कर के बीच में कन्वर्सेशन की वजह से, वर्कर की मूवमेंट की वजह से, मशीन्स की वजह से और टेलीफोन कॉल्स वगैरह की वजह से। नेक्स्ट फैक्टर रहेगा डस्ट कंट्रोल। तो एट सम वर्क प्लेस देयर इज हाई रेशियो ऑफ डस्ट, डस्ट अफेक्ट वर्कर हेल्थ एज वेल एज लाइफ ऑफ मशीनरी। कई सारी वर्क प्लेस पर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई रेशियो होता है डस्ट का, जिससे वर्कर की हेल्थ पर भी और मशीनरी की लाइफ दोनों अफेक्ट होती है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू कीप द वर्क प्लेस अवे फ्रॉम डस्ट। तो इससे लिए क्या जरूरी है कि वर्क प्लेस पर डस्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर है वर्किंग स्पेस एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो एडिक्वेट स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सन, मशीन एक्सेट्रा। एक एडुकेट स्पेस मतलब जितना जरूरी स्पेस है उतना स्पेस प्रोवाइड करवाना चाहिए वर्कर की इसेंशियल मूवमेंट के लिए और मशीन्स वगैरह की मूवमेंट के लिए। प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट आर इसेंशियल फॉर कंफर्ट एंड हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की हेल्थ और कंफर्ट के लिए एक प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट जरूरी है। नेक्स्ट है आप कंसेप्ट आपका ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होते हैं। ये तो हमने पढ़ा डिसीज के बारे में, वर्किंग लाइफ को जो अफेक्ट करती है वर्किंग कंडीशंस को। ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होता है, तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड में आता है आपका केमिकल सब्सटेंस। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, लाइम, एल्कलीज कॉज इंजरी व्हेन दे आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू स्किन एंड इनहेलिंग। कई सारे सब्सटेंस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये हमारे को इंजरी, हमारी स्किन को इंजरी कर देते हैं जब हम इन्हें इनहेल कर लेते हैं। तो वर्कर में सफर फ्रॉम स्किन डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड कैंसर। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, वर्कर को कई सारी स्किन डिजीज हो जाती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है और कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर बायोलॉजिकल हजार्ड होते हैं, मतलब ऑक्यूपेशनल हजार्ड का मतलब है कि आपको ऑक्यूपेशन वर्क करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बायोलॉजिकल हजार्ड में आता है आपका बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इंसेक्ट, मेल न्यूट्रिशन, एक्सेसिव ड्रिंकिंग एंड जॉब स्ट्रेस अफेक्ट एम्प्लॉय हेल्थ। कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, वायरसेस होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, या फिर मेल न्यूट्रिशन वर्कर का, जो कि वर्कर के हेल्थ को अफेक्ट करता है और जॉब स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। उसके अलावा और क्या एनवायरमेंटल हजार्ड होता है, दीज इंक्लूड रेडिएशन, नॉइज, वाइब्रेशन, शॉक एटसेट्रा। इसके अंदर क्या क्या चीज आ जाती है, रेडिएशन हो गया आपकी, नॉइज हो गया, वाइब्रेशन, शॉक, ये सारे एनवायरमेंटल हजार्ड के एग्जांपल हैं। एक्सरे और रेडियो एक्टिव एक्सपोजर में कॉज आई स्ट्रेन, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड कैंसर। और इनकी वजह से क्या क्या आई स्ट्रेन हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है और कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं।
फिर आता है आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो इनएडुकेट वेंटिलेशन, इम्प्रॉपर लाइटनिंग, एक्सट्रीम टेम्परेचर अफेक्ट हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। अगर वेंटिलेशन इनएडुकेट होगा, लाइटनिंग प्रॉपर नहीं होगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय की हेल्थ पर अफेक्ट पड़ता है और उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ये आपके थे ऑक्यूपेशनल हजार्ड की ऑक्यूपेशन पर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। फिर आता है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेल्थ हजार्ड की, ये जो हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम होती हैं, इनसे प्रोटेक्ट कैसे रहा जा सकता है। तो टू टाइप्स ऑफ मेजर कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय हेल्थ अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हजार्ड। तो दो तरीके के हम तरीके अपनाते हैं, मतलब दो मेजर्स अपनाते हैं किसी भी एम्प्लॉय की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑक्यूपेशनल हजार्ड से। पहला तरीका है आपका प्रिवेंटिव मेजर, दूसरा है आपका क्यूरेटिव मेजर। सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर में आपकी क्या क्या चीजें आती हैं, तो सबसे पहले प्री एम्प्लॉयमेंट एंड पेरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब एम्प्लॉयमेंट में रखने से पहले और एम्प्लॉयमेंट में रहकर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते रहना। फिर रिमूवल ऑफ हेल्थ हजार्ड टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, जितना एक्सटेंट तक हम हटा सकें उतने एक्सटेंट तक हेल्थ हजार्ड्स को कम करना। फिर चेक ओवर वुमेन एंड अदर वर्कर एक्सपोज टू स्पेशल रिस्क, वुमेन या फिर कोई ऐसे वर्कर जो कि स्पेशल रिस्क के एक्सपोज होते हैं, उन्हें जल्दी हो सकता है, उन पर ध्यान रखना। ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट एड स्टाफ को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। एजुकेटिंग वर्कर इन हेल्थ एंड हाइजीन, वर्कर्स को हेल्थ और हाइजीन के बारे में एजुकेट करना। ये सारे आपके प्रिवेंटिव मेजर होते हैं कि हम किस तरीके से वर्कर को ऑक्यूपेशनल हजार्ड से प्रिवेंट कर सकते हैं। क्यूरेटिव मेजर में आता है आपका कंसिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द अफेक्टेड वर्कर। अब अगर वर्कर अफेक्ट हो गए हैं तो उनके लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो आता है आपका क्यूरेटिव मेजर के अंदर। ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा क्योर से अच्छा होता है। तो यूज ऑफ लेस टॉक्सिक मटेरियल, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, कंट्रोलिंग नॉइज, डस्ट, फ्यूम्स, एक्सेट्रा आर सम ऑफ द कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव मेजर दैट कैन टेकन बाय एम्प्लॉयर टू प्रिवेंट हेल्थ हजार्ड। तो हेल्थ हजार्ड को कम करने के लिए एम्प्लॉयर को क्या क्या करना चाहिए, लेस टॉक्सिक मटेरियल का यूज करना चाहिए, प्रोटेक्शन डिवाइसेस प्रोवाइड करवाने चाहिए, नॉइज को कंट्रोल में रखना चाहिए, डस्ट, गैस, फ्यूम्स को कंट्रोल में रखना चाहिए और कन्वीनियंट और इनएक्सपेंसिव मेजर्स को अपनाना चाहिए इन सभी को। ये था आपका कि किस तरीके से हेल्थ हजार्ड्स को प्रिवेंट और क्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें करना है वो है कंसेप्ट आपका एम्प्लॉय सेफ्टी का। तो एम्प्लॉय सेफ्टी क्या होती है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजमेंट टू इंश्योर वर्कर सेफ्टी व्हाइल दे आर एट वर्क। जब वर्कर वर्क काम पर हैंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी सेफ्टी का ध्यान रखे। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड एफिशिएंसी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रेट एक्सटेंट। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी और एफिशिएंसी इससे डायरेक्टली रिलेट करती है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मेजर इंक्लूड प्रिकॉशनरी स्टेप टू बी टेकन बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी मेजर के अंदर प्रिकॉशनरी स्टेप्स होते हैं जो जो मैनेजमेंट लेता है किसी एंटरप्राइज का एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए। दस एक्सीडेंट प्रिवेंशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन सेफ्टी प्रोग्राम। तो अगर कोई सेफ्टी प्रोग्राम है तो उसका जो सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, एक्सीडेंट से प्रिवेंट करना ऑर्गेनाइजेशन को। एक्सीडेंट इन एन इंडस्ट्री कॉज डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ, क्योंकि एक्सीडेंट अगर होता है इंडस्ट्री में कोई भी तो उसकी वजह से प्रॉपर्टी को और लाइफ को दोनों को डैमेज होता है। सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, अगर एक सेफ और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट होगा तो उसकी आपके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले द सेफर वर्क एनवायरनमेंट द मोर प्रोडक्टिव इट इज, प्रोडक्टिव एम्प्लॉय आर एन एसेट टू ऑल कंपनी। अगर वर्क एनवायरनमेंट सेफ होगा तो जो एम्प्लॉय होंगे वो प्रोडक्टिव होंगे और प्रोडक्टिव एम्प्लॉय कंपनी के लिए एक एसेट का काम करते हैं। नेक्स्ट है वर्क प्लेस सेफ्टी प्रमोट द वेलनेस ऑफ एन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय अलाइक। वर्क प्लेस पर अगर सेफ्टी होगी तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय की वेलनेस बनी रहती है। बेटर सेफ्टी इक्वेट्स टू बेटर हेल्थ, और जितनी अच्छे सेफ्टी इक्वेट्स होंगे उतनी ही ज्यादा अच्छी हेल्थ होगी एम्प्लॉय की। नेक्स्ट है देयर आर वेरी फ्यू एक्सीडेंट इन सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, दिस रिजल्ट इन लेस डाउन टाइम फॉर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन एंड रिड्यूस कॉस्ट फॉर वर्कर कंपनसेशन। जितना सेफ वर्क एनवायरनमेंट होगा उतने कम एक्सीडेंट होंगे और इससे क्या होगा, डाउन टाइम भी कम रहेगा, सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन पर डाउन टाइम खर्च नहीं होगा और जो हमारी वर्कमैन कंपनसेशन की कॉस्ट हैगी वो भी रिड्यूस आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट है डैमेज टू इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट क्रिएट कॉस्ट फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को जो कॉस्ट होती है रिप्लेस और रिपेयर करने की वो कॉस्ट कम हो जाएगी। अवॉइडिंग वर्कप्लेस इंजरी एंड डैमेज टू इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट विल इनकर फ्यूअर एक्सपेंस एंड इंक्रीज प्रॉफिट। जितनी ज्यादा कम इंजरी होगी, जितनी ज्यादा कम डैमेज होगी, उतना ही कम इक्विपमेंट पर खर्चा होगा और इससे हमारे एक्सपेंस भी कम हो जाएंगे और प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका। ठीक।
अब नेक्स्ट है आपका कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, कि जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं एक्चुअली में उनके कॉजेज का क्या होते हैं। तो सबसे पहला कॉज है आपका अनसेफ कंडीशन। तो दिस रेफर्स टू वर्क रिलेटेड और टेक्निकल कॉज। ये किससे रिलेटेड कॉज है, जो आपका वर्क से रिलेटेड और जो टेक्निकल कॉज है वो इसके अंदर आता है, इसके अनसेफ कंडीशन के अंदर। दीज आर बिगेस्ट कॉज ऑफ एक्सीडेंट इन इंडस्ट्री, और ये जो होते हैं वो सबसे बड़ा कारण होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में एक्सीडेंट का। वर्क रिलेटेड कॉज में हमारे कौन कौन से कॉज आते हैं। द जॉब इटसेल्फ, तो सम जॉब आर इनहेरेंटली मोर डेंजरस देन अदर। कुछ जॉब भी अपने में ऐसी होती हैं जो काफी ज्यादा डेंजरस नेचर की होती हैं। सेकंड आता है वर्क शेड्यूल, तो नाइट शिफ्ट इज मोर एक्सीडेंट प्रोन देन डे शिफ्ट ड्यू टू फैटिग एंड स्लीपलीनेस। जो टाइमिंग होती है वर्क की जो नाइट शिफ्ट होती है उसे ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पर आदमी थका हुआ होता है और स्लीपी होता है एज कंपेयर टू डे शिफ्ट। थर्ड है साइकोलॉजिकल कंडीशन, तो इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड मेंटल प्री ऑक्यूपेशन ऑफन कॉज एक्सीडेंट। उसके अलावा साइकोलॉजिकल कंडीशन किसी इंडिविजुअल की भी एक कॉज होता है, अनसेफ कंडीशन के अंदर ही आता है, जिसके अंदर उसका इमोशनल डिस्टर्बेंस की वो इमोशनली डिस्टर्ब है या उसकी अभी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो ये भी एक कॉज होता है एक्सीडेंट का। फिर आता है मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो डिफेक्टिव इक्विपमेंट, अनगार्डेड मशीनरी, ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, हजार्डियस अरेंजमेंट ऑफ मशीन इक्विपमेंट, इनएडिक्वेट सेफ्टी कंट्रोल डिवाइस, ओवरलोडिंग, इम्प्रॉपर इल्यूमिनेशन, इनसफिशिएंट वेंटिलेशन, पुअर हाउसकीपिंग, पुअर मेंटेनेंस एंड सुपरविजन आर कॉमन कॉज ऑफ एक्सीडेंट इन इंडस्ट्री। उसके अलावा कुछ कॉज होते हैं मशीनरी एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड, जैसे कि ब्रेकडाउन हो गया मशीन में, अनगार्डेड मशीन है, डिफेक्टिव इक्विपमेंट है, या फिर हजार्डियस अरेंजमेंट है कि मशीन की, इनएडिक्वेट इक्विपमेंट है, ओवरलोडिंग, इल्यूमिनेशन कम है, वेंटिलेशन कम है, हाउसकीपिंग अच्छे से नहीं हुई है, तो ये सारे भी कॉज होते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। सेकेंड फैक्टर होता है अनसेफ एक्ट्स, तो दीज राइज ड्यू टू लेक ऑफ नॉलेज एंड स्किल, बॉडीली डिफेक्ट एंड फॉल्ट एटीट्यूड। ये किसकी वजह से आता है, जब हमें जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें नॉलेज नहीं होती, स्किल्स नहीं होती किसी चीज के बारे में, तब जो एक्सीडेंट होते हैं वो जिस रीजन से होते हैं उसे कहा जाता है अनसेफ एक्ट। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे कि ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी, आपके पास अथॉरिटी नहीं है फिर भी आप किसी चीज को ऑपरेट कर रहे हो। सेकंड, फेलियर टू यूज सेफ्टी डिवाइस, आप सेफ्टी डिवाइस को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हो। फेलियर टू लिसन टू वार्निंग, वार्निंग आप अच्छे से नहीं सुन पा रहे हो। केयरलेस थ्रोइंग ऑफ मटेरियल ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर बिना देखे कहीं भी कुछ भी मटेरियल फेंक दे रहे हो। या फिर ऑपरेटिंग एट अनसेफ स्पीड, एक अनसेफ स्पीड से ऑपरेट कर रहे हो, तो ये आपके रीजंस होते हैं अनसेफ एक्ट आपके एक्सीडेंट के। थर्ड होते हैं कुछ मिसलिनियस कॉज, तो यंग अनट्रेन्ड एंड इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर कॉज मोर एक्सीडेंट देन ओल्ड ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड वर्कर। इसमें क्या बोला है कि जो यंग होते हैं, अनट्रेन्ड वर्कर होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन होते हैं एज कंपेयर टू जो कि ओल्ड हो चुके हैं वर्कर, ट्रेंड देंगे और एक्सपीरियंस देंगे। एल्कोहलिक एंड ड्रग एडिक्टेड प्रोन, या फिर ऐसे वर्कर जो एल्कोहलिक हैं या ड्रग के एडिक्टेड हैं वो ज्यादा एक्सीडेंट के प्रोन होते हैं एज कंपेयर टू नॉन एल्कोहलिक। तो ये आपके तीन तरीके के कॉज होते हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेप्स टेकन टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। तो पहला आता है आपका सेफ्टी पॉलिसी, तो एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट शुड फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट सेफ्टी पॉलिसी। हर इंडस्ट्री को कुछ सेफ्टी पॉलिसीज क्रिएट करनी चाहिए, फॉर्मुलेट करनी चाहिए और उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। Once the safety policy has been spelled out, the establishment should formulate a safety program. एक बार अगर सेफ्टी पॉलिसी बन जाती है तो फिर उससे सेफ्टी प्रोग्राम फॉर्म करना चाहिए। द मेन एम ऑफ द प्रोग्राम शुड बी रिड्यूस द नंबर ऑफ हजार्डियस फैक्टर विच आर लाइकली टू कॉज एक्सीडेंट। सेफ्टी प्रोग्राम का एम क्या होना चाहिए कि जो भी ऐसे हजार्डियस फैक्टर हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है उन्हें कम करना, एंड टू डेवलप सेफ वर्किंग हैबिट अमंग द एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के अंदर सेफ वर्किंग हैबिट को डेवलप करना, ये आपका एम होना चाहिए सेफ्टी प्रोग्राम्स का। नेक्स्ट आता है हमारा सेफ्टी कमेटी, तो अ सेफ्टी कमेटी शुड बी कंसल्टेड इन एवरी लार्ज फैक्ट्री, हर लार्ज फैक्ट्री के अंदर एक सेफ्टी कमेटी होनी चाहिए। इट शुड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, इसके अंदर दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, कुछ मेंबर होने चाहिए एम्प्लॉय की को रिप्रेजेंट करने वाले और कुछ होने चाहिए एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने वाले। द कमेटी शुड बी कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेफ्टी डायरेक्टर और मैनेजर, और जो ये कमेटी होनी चाहिए वो जो सेफ्टी डायरेक्टर है या मैनेजर है उसकी चेयरमैनशिप के अंदर फॉर्म की जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेफ्टी इंजीनियरिंग, तो प्रॉपर इंजीनियरिंग प्रोसीजर मस्ट बी एडॉप्टेड टू एलिमिनेट और मिनिमाइज वर्क हजार्ड।
प्रॉपर इंजीनियरिंग प्रोसीजर मतलब जो भी टेक्निकल प्रोसीजर हो वो परफॉर्म किए जाने चाहिए किसी भी टाइप के हजार्ड को एलिमिनेट करने के लिए। फुल अटेंशन शुड बी पेड टू सेफ्टी इन डिजाइन लेआउट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के डिजाइन लेआउट और इंस्टॉलेशन में जो भी सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए वो सारे इन्वॉल्व होने चाहिए। सेफ्टी इंजीनियरिंग हेल्प टू मिनिमाइज अनसेफ कंडीशन और सेफ्टी इंजीनियरिंग किस लिए ली जानी चाहिए ताकि जो अनसेफ कंडीशन है उसे मिनिमाइज किया जा सके आपका। नेक्स्ट आता है सेफ्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो सेफ्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू वर्कर को सेफ्टी से रिलेटेड एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए। सुपरवाइजर एंड एग्जीक्यूटिव टू डेवलप सेफ्टी कॉन्शियस एंड सेफ वर्किंग हैबिट। सुपरवाइजर और एग्जीक्यूटिव को एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो सेफ्टी कॉन्शियस और सेफ वर्किंग हैबिट डेवलप कर सकें। वर्कर शुड बी ट्रेन्ड इन प्रॉपर यूज ऑफ सेफ्टी डिवाइस। वर्कर को ट्रेनिंग किस लिए दी जानी चाहिए ताकि वो सेफ्टी डिवाइस का प्रॉपरली यूज कर सके। द नीड फॉर गुड हाउसकीपिंग एंड सेफ मटेरियल हैंडलिंग शुड बी स्ट्रेस्ड। और अच्छी हाउसकीपिंग और सेफ्टी मटेरियल को अच्छे से हैंडल करने की जो नीड है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेबलाइज द फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेबलाइज कर रखा है? फैक्ट्री एडवाइस सर्विसेज एंड लेबर इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज कर रखा है। द इंस्टीट्यूट रेंडर एडवाइस ऑन सेफ्टी मैटर एंड इन्फोर्स सेफ्टी लॉ। जो ये इंस्टीट्यूट है वो वेरियस टाइप के सेफ्टी एडवाइजेस प्रोवाइड करवाता है और जो भी वेरियस सेफ्टी लॉज होते हैं उन्हें इन्फोर्स करता है। A national program for coordinated action plan for control of hazard and protection of health and safety of worker in dangerous manufacturing process has been launched। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? नेशनल प्रोग्राम फॉर कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान लॉन्च कर रखा है जिससे क्या देखा जाता है कि जो वर्कर की डेंजरस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और उससे रिलेटेड सेफ्टी मेजर्स प्रोटेक्शन डेवलप की जा सके। तो ये आपके तरीके हैं जिसकी मदद से जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है उसे कम किया जा सकता है, जो स्टेप्स लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका एम्प्लॉय वेलफेयर का। हेल्थ वाला कंसेप्ट आपका खत्म हो गया है एम्प्लॉय हेल्थ का, अब आता है एम्प्लॉय वेलफेयर। तो एम्प्लॉय या फिर इसे हम कहते हैं लेबर वेलफेयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म इंक्लूडिंग वेरियस सर्विस बेनिफिट एंड फैसिलिटी ऑफर टू एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर। ऐसी कई सारी तरीके की सर्विसेज बेनिफिट या फैसिलिटी जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाता है वो सारी क्या होती हैं? आपकी एम्प्लॉय वेलफेयर कहलाती हैं। Labor welfare work is work for improving the health, safety and general well-being and the industrial efficiency of the worker beyond the minimum standard laid down by labor legislation। Labor welfare work क्या होता है? ऐसा काम जिससे एम्प्लॉय की हेल्थ, सेफ्टी और जनरल वेलबींग को इम्प्रूव किया जा सके, साथ में वर्कर की इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। बियॉन्ड किस लिमिट से? जितनी लेबर लेजिस्लेशन में दी गई है उससे ज्यादा अगर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है तो वो एम्प्लॉय वेलफेयर या लेबर वेलफेयर आपका कहलाता है। नेक्स्ट है द बेसिक पर्पस ऑफ लेबर वेलफेयर इज टू इनरिच द लाइफ ऑफ एम्प्लॉय एंड कीप देम हैप्पी एंड कंटेंटेड। जो इसका बेसिक पर्पस होता है लेबर वेलफेयर का वो क्या होता है? एम्प्लॉय की लाइफ को इनरिच करना और एक हैप्पी एंड कंटेंटेड वे में उन्हें प्रोवाइड करवाना। वेलफेयर मेजर में भी बहुत स्टैट्यूटरी एंड वॉलेंटरी, ये जो वेलफेयर मेजर हो सकते हैं वो दोनों तरीके के हो सकते हैं, स्टैट्यूटरी वेलफेयर मेजर और वॉलेंटरी वेलफेयर मेजर्स। अब इसके एम्प्लॉय वेलफेयर के आपके फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो नंबर 1 आता है एम्प्लॉय वेलफेयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म इंक्लूडिंग वेरियस सर्विस फैसिलिटी एंड एमिनिटीज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फॉर देयर बेटरमेंट। एम्प्लॉय के बेटरमेंट के लिए जो भी सर्विस फैसिलिटी या एमिनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है वो आपकी एम्प्लॉय वेलफेयर का पार्ट बनती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलफेयर इज अ डायनेमिक कंसेप्ट वेरिंग फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड फ्रॉम रीजन टू रीजन विद इन सेम कंट्री। एम्प्लॉय वेलफेयर एक ऐसा कंसेप्ट है जो कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है और रीजन टू रीजन सेम कंट्री में भी डिफरेंट होता है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड एवर चेंजिंग कंसेप्ट एज न्यू वेलफेयर मेजर इज एडेड टू एग्जिस्टिंग मेजर फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये एक तरीके का फ्लेक्सिबल और एवर चेंजिंग कंसेप्ट होता है क्योंकि इसमें हर टाइम नए नए मेजर्स ऐड करते रहते हैं हम एग्जिस्टिंग मेजर में एज टाइम टू टाइम। तो ये होता है आपका एम्प्लॉय वेलफेयर, इसलिए एक डायनेमिक कंसेप्ट आपका कहलाता है। नेक्स्ट है वेलफेयर मेजर आर इन एडिशन टू रेगुलर वेज एंड अदर इकोनॉमिक बेनिफिट अवेलेबल टू एम्प्लॉय अंडर लीगल प्रोविजन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। वेलफेयर मेजर और क्या होते हैं? रेगुलर वेजेस के अलावा जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट एम्प्लॉय को अवेलेबल होता है लीगल प्रोविजन के अंदर या कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर वो आपका वेलफेयर मेजर होता है। वेलफेयर मेजर में बी प्रोवाइडेड नॉट ओनली बाय एम्प्लॉयर बट बाय द गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन एंड अदर एजेंसी टू। वेलफेयर मेजर ऐसा नहीं है सिर्फ उसे एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करवाएगा, वो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करवा सकती है, ट्रेड यूनियंस भी प्रोवाइड करवा सकती हैं या कोई दूसरी एजेंसीज भी वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइड करवा सकती हैं एम्प्लॉय को।
Next है the basic purpose of employee welfare is to improve the lot of working class and thereby making a worker a good employer and a happy citizen. जो बेसिक पर्पस होता है एम्प्लॉय वेलफेयर का वो क्या होता है, ताकि जो एम्प्लॉय की वर्किंग क्लास है उसे इम्प्रूव किया जा सके और एम्प्लॉय वर्कर को एक गुड एम्प्लॉय बनाया जा सके और एक हैप्पी सिटीजन बनाया जा सके। नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलफेयर इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। जो एम्प्लॉय वेलफेयर है वो सोशल वेलफेयर का एक इसेंशियल पार्ट है। इसके अंदर इट इन्वॉल्व एडजस्टमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयज वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ। इसके अंदर एडजस्टमेंट होती है एम्प्लॉय की वर्क लाइफ का और एम्प्लॉय की फैमिली लाइफ का टू द कम्युनिटी ऑफ सोशल लाइफ। किसके साथ में, कम्युनिटी और सोसाइटी लाइफ के साथ साथ। एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर और ऑल्सो नोन एज फ्रिंज बेनिफिट एंड सर्विसेज, इन्हें हम फ्रिंज बेनिफिट या सर्विसेज भी कहते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका टाइप ऑफ वेलफेयर फैसिलिटीज। जो ये वेलफेयर फैसिलिटीज होती हैं वो कौन कौन से टाइप्स की होती हैं। तो पहली होती है इसमें आपकी इकोनॉमिक सर्विस। दीज प्रोवाइड सम एडिशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी ओवर एंड अबव वेज एंड सैलरी सच एज पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस, क्रेडिट फैसिलिटी एक्सेट्रा। वेजेस एंड सैलरी के अलावा अगर कोई एडिशनल इकोनॉमिक बेनिफिट या सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉय को, वो कहलाती है आपकी इकोनॉमिक सर्विस, जिसके अंदर आपकी क्या क्या पेंशन आ जाती है, लाइफ एश्योरेंस, क्रेडिट फैसिलिटी, ये सारी आ जाती हैं। स्टेबलाइजिंग अ प्रॉपर पेंशन प्रोग्राम विल रिड्यूस डिससैटिस्फैक्शन इन द एरिया ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अगर एक अच्छा पेंशन प्रोग्राम स्टेबलाइज करा जाता है तो इससे जो एम्प्लॉय का डिससैटिस्फैक्शन होता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर वो रिड्यूस हो जाता है। सेकंड टाइप की आती है इसमें रिक्रिएशनल सर्विस। तो द एम्प्लॉई आर इन नीड ऑफ ओकेजनल डाइवर्जन, देयर एटीट्यूड इंप्रूव व्हेन द रूटीन ऑफ एवरीडे लिविंग इज ब्रोकन ओकेजनली। रिक्रिएशनल सर्विसेज में क्या, कुछ एडिशनल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वगैरह प्रोवाइड करवाना, जिसमें उसका जो एक रूटीन टास्क होता है वर्कर का उसे ब्रेक डाउन करके कुछ ओकेजनली कुछ डिफरेंट काम देना, वो चीज आता है रिक्रिएशनल सर्विस में। फॉर दिस पर्पस मैनेजमेंट में प्रोवाइड रिक्रिएशनल फैसिलिटी। More agreeable, informal atmosphere is promoted through the contract and relationship built in the recreational event. इसके अंदर एक तरीके का इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना रिक्रिएशनल इवेंट के अंदर, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी। थर्ड तरीके की होती हैं फैसिलिटेटिव सर्विसेज। तो दीज आर कन्वीनियंस विच द एम्प्लॉई ordinarily require such as canteen, restroom and lunch room, housing facility, medical facility, washing facility, educational facility, travel concession। फैसिलिटेटिव सर्विस में ऐसी सर्विसेज जो एम्प्लॉय की कन्वीनियंस के लिए जरूरी हैं, जिसके अंदर आपकी कैंटीन सर्विस आ गई, रेस्ट रूम की सर्विस आ गई, लंच रूम, हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, वॉशिंग फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटी एंड लीव ट्रेवल कंसेशन, ये सारी चीजें आपकी फैसिलिटेटिव एक्ट सर्विसेज में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, वो है सोशल सिक्योरिटी का। तो सोशल सिक्योरिटी इज वेलफेयर स्टेट दैट अ सोसाइटी ऑफर टू इंडिविजुअल एंड फैमिलीज to ensure that they have access to healthcare and to ensure financial security especially in case of old age। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, ये भी एक वेलफेयर की स्टेट है जिसके अंदर सोसाइटी ऑफर करती है किसी इंडिविजुअल को या फैमिली को, ये इंश्योर करवाती है कि उनकी जो हेल्थ केयर है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसकी एक्सेस देगी उन्हें और उनका ध्यान रखा जाएगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्पेशली इन केस ऑफ ओल्ड एज के केस में। अनएम्प्लॉयमेंट, इलनेस, वर्क इंजरी, मैटरनिटी और डेथ ऑफ सोल अर्नर ऑफ द फैमिली। अगर किसी जो सोल अर्नर है फैमिली का उसकी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, इल हो जाता है, वर्क टाइम पर इंजरी हो जाती है, मैटरनिटी लीव या फिर डेथ वगैरह की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सोशल सिक्योरिटी से कवर करा जाता है। डिफाइन क्या होती है, सोशल सिक्योरिटी इज अ प्रोग्राम ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय सोसाइटी अगेंस्ट कंटिजेंसी ऑफ मॉडर्न लाइफ। सोशल सिक्योरिटी एक तरीके का प्रोग्राम है जिसमें सोसाइटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है अगेंस्ट कंटिजेंसी ऑफ मॉडर्न लाइफ की। जो लाइफ में जो भी कंटिजेंसी होती है उनके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है वो कहलाती है आपकी सोशल सिक्योरिटी, जिससे किस किस के अगेंस्ट दी जाती है, सिकनेस के अगेंस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट के, ओल्ड एज के, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट अगेंस्ट विच द इंडिविजुअल कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली बाय हिज ओन एबिलिटी एंड फोरसाइटेडनेस। जिसके अगेंस्ट इंडिविजुअल अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और ना ही उसकी फैमिली इतनी कैपेबल है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके, तो उसे सोशल सिक्योरिटी की मदद से प्रोटेक्ट करा जाता है। फीचर्स क्या क्या होते हैं सोशल सिक्योरिटी के, तो पहला आता है एप्लीकेबल टू ऑल इंडिविजुअल। तो द सोशल सिक्योरिटी स्कीम इज फॉर दोज हु एम्प्लॉयड एंड पार्ट ऑफ सोसाइटी। सोशल सिक्योरिटी उन सभी के लिए होती है जो कि एम्प्लॉयड होंगे और सोसाइटी का पार्ट है। इट इज इंटेंडेड फॉर दोज इन नीड हु आर एल्डरली, डिसेबल्ड, जॉबलेस और रिटायर्ड। मोस्टली किसके लिए होती है, ऐसे लोग जो एल्डर हैं, डिसेबल्ड हैं, जॉबलेस हैं और रिटायर्ड हैं, उनके लिए ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं।
नेक्स्ट है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो प्रोग्राम एंड एड कवर्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी हेल्प इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द नीडी इंडिविजुअल। जो ये प्रोग्राम होते हैं वो कवर करते हैं सोशल, जो प्रोग्राम कवर होते हैं सोशल सिक्योरिटी के अंदर वो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल की उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट एंड वॉलंटियर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग एम्यूनिटी। ये जो सोशल सिक्योरिटी है वो ज्यादातर कौन प्रोवाइड करवाते हैं, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट या फिर वॉलंटियर्स ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल हेल्प। तो इट ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस like unemployment, pregnancy, work injury, industrial disease, old age, widowhood and orphanhood among other the needy population in the country। इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाई जाती है अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, प्रेगनेंसी के केस में, वर्क इंजरी में, इंडस्ट्रियल डिसीज के केस में, ओल्ड एज में, विडोहुड में और ऑर्फनहुड के टाइम पर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है डायनेमिक कंसेप्ट होता है। तो सोशल सिक्योरिटी इज अ डायनेमिक आइडिया एंड द स्कोप ऑफ इट्स बेनिफिट वेरी डिपेंडिंग अपॉन सोशल, इकोनॉमिक एंड पोटेंशियल क्लाइमेट इन पर्टिकुलर नेशन एट पर्टिकुलर मूवमेंट। सोशल सिक्योरिटी है वो एक डायनेमिक आइडिया होता है जिसका स्कोप ऑफ बेनिफिट अलग अलग होता है और किस चीज पर डिपेंड करता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी। तो इट इज कंसिडर्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर इंडिविजुअल। सोशल सिक्योरिटी है वो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट कंसीडर करा जाता है जो कि क्या इंश्योर करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इंडिविजुअल के लिए इंश्योर करता है। तो ये कंसेप्ट था आपका सोशल सिक्योरिटी का कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नीड ऑफ सोशल सिक्योरिटी की सोशल सिक्योरिटी की आपकी नीड क्या होती है। तो इम्प्रूव मोरल ऑफ एम्प्लॉय। तो व्हेन एम्प्लॉय फील सोशली सिक्योर इट इम्प्रूव इट्स कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉयर एंड वर्क प्लेस। अगर एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी के में कॉन्फिडेंस होगा तो वो अपने आप को क्या एक तरीके से सिक्योर फील करेगा और ज्यादा कॉन्फिडेंट और अच्छे तरीके से एम्प्लॉयर और वर्क प्लेस के लिए काम करेगा। एम्प्लॉय वर्क डेडिकेटेडली एंड देयर मोरल इंप्रूव। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय और डेडिकेटेड तरीके से काम करेगा और उनका मोरल इंप्रूव होएगा। नेक्स्ट आता है इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। तो व्हेन द एम्प्लॉय वर्क विद फुल कॉन्फिडेंस देयर प्रोडक्टिविटी आल्सो इंक्रीज। अगर एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस के साथ काम करेगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। दे कंप्लीट देयर टारगेट एंड टाइम एंड रेडी टू फोकस ऑन नेक्स्ट टास्क। और वो अपने टाइम पर अपने टारगेट पूरे कर पाएंगे और नेक्स्ट टास्क पर और जल्दी से फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट है वर्क एनवायरनमेंट इंप्रूव। तो अ कल्चर ऑफ कोऑपरेशन इज क्रिएटेड इन ऑर्गेनाइजेशन बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी की मदद से एक कॉपरेशन का कल्चर स्टेबलाइज हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देयर इज ग्रोइंग सेंस ऑफ ट्रस्ट, फेथ एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। और मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में ट्रस्ट, फेथ और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। नेक्स्ट है हेल्प इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट। तो कंपनीज दैट ऑफर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट कैन एक्वायर स्किल्ड एंड हाईली एक्सपीरियंस्ड वर्कर वेरी इजीली। ऐसी कंपनीज जो अच्छी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करवाती हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा अच्छे एम्प्लॉयज रिटेन रहते हैं। These companies become popular among candidate and employee turnover is less in these। ये ऐसी जो कंपनीज होती हैं वो कैंडिडेट के बीच में, मतलब उनके बीच में उनकी रेपुटेशन बन जाती है और फिर उनका जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट होता है वो कम हो जाता है इन कंपनीज का। नेक्स्ट है फॉर सिक्योरिंग वर्कफोर्स सोशल सिक्योरिटी ऑफर प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंस टू सोसाइटी इंडिविजुअल अगेंस्ट सर्टेन डिजास्टर दैट कुड डैमेज देयर फाइनेंशियल एंड सोशल स्टेबिलिटी। ये क्या करता है, सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, असिस्टेंस देकर इंडिविजुअल को डिजास्टर्स के अगेंस्ट, जो सोशल डिजास्टर होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो उन्हें फाइनेंशियली और सोशली इनस्टेबल बना दें, उनमें उन्हें स्टेबल रहने में मदद करता है उन्हें असिस्टेंट प्रोवाइड करवा के। तो ये आपके नीड हो गई सोशल सिक्योरिटी की कि सोशल सिक्योरिटी की आपकी क्या नीड होती है। इसी के साथ आज की वीडियो को हम अपने यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एम्प्लॉय ग्रीवेंस और इससे आगे का जो भी कंटेंट है। तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।